हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल जॉब्स इंदौर। मैं रोहित सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का आज के यूपीएससी डेली करंट अफेयर्स के एक्सक्लूसिव वीडियो में। जैसा कि हम लोगों का शेड्यूल चल रहा है, आज है मंडे और आज हम लोग प्रीलिम्स और जीएस पेपर 1 को पढ़ेंगे और इसमें हम पढ़ेंगे हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर और ज्योग्राफी से जुड़े हुए जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, जो कि यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है पिछले वीक की, उसको मैं यहाँ पे समअप करूँगा। शुरू करते हैं अपनी पहली न्यूज़ से। पहली न्यूज़ आ रही है शिवाजी महाराज से। शिवाजी महाराज के बारे में आप सभी लोग जानते होंगे कि मराठा एम्पायर को उन्होंने इस्टेब्लिश किया। और ये शिवाजी महाराज जो थे, इनके पिताजी बीजापुर डायनेस्टी के अधीन काम करते थे। बाद में शिवाजी ने बगावत कर दी थी, तो बीजापुर डायनेस्टी जो कि आदिल शाही डायनेस्टी थी, उसने काफ़ी कैंपेन इनके खिलाफ किए और अल्टीमेटली वो थक हार के हट ही गए। बाद में शिवाजी और औरंगजेब के बीच में 1-to-1 फाइट चल रही थी। ये न्यूज़ है अफजल खान टॉम के बारे में। अफजल खान जो था वो बीजापुर डायनेस्टी का एक बहुत ही बड़ा कमांडर था, या ये कहें सेनापति था। और 1659 में अफजल खान को ये टास्क मिला था कि आपको शिवाजी को जिंदा या मुर्दा पकड़ना है। अफजल खान ने प्रतापगढ़ की चढ़ाई की। प्रतापगढ़ जो था वहां पे शिवाजी उस समय रुके हुए थे। वहां पे एक फियर्स बैटल हुई जिसका कोई डिसीजन नहीं आ रहा था। तो अफजल खान और शिवाजी के जो दोनों तरफ से लोग थे, उन लोगों ने यह कहा कि वी हैव टू डिड अ ट्रीटी, हमें कोई ट्रीटी करनी चाहिए, कोई संधि करनी चाहिए। लेकिन शिवाजी इस बात को मानने को तैयार नहीं थे कि कैसे ये अफजल खान मुझे हराएगा या मैं इसके साथ संधि क्यों करूं। अफजल खान और शिवाजी के बीच में ये तय होगा ठीक है हम लोग मिलते हैं। और ये एक शांति वार्ता होनी थी यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे अफजल खान पहले से प्लान बना के आया था कि शिवाजी को मारेगा। शिवाजी को भी पहले से एडवाइस मिली थी कि अफजल खान पे भरोसा मत करिए, वो आपको अटैक कर सकता है। और शिवाजी ने 10 नवंबर 1659 को प्रतापगढ़ के किले में अफजल खान को, वो हाथ में एक बाघ नख पहन के आए थे, मतलब एक तरह से टाइगर के जो नाखून होते हैं वैसा एक वेपन पहन के आए थे और अफजल खान को मार दिया। और ये तारीख थी 16, ये ईयर था 1659, नवंबर का महीना था। न्यूज में ये इसलिए फ्लैश हो रहा है कि अफजल खान का जो टॉम्ब था वो प्रतापगढ़ के किले में बना हुआ था और हाल ही में इसको तोड़ दिया गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र गवर्नमेंट से पूछा कि भाई आप क्या कर रहे हैं, अफजल खान का टॉम्ब को कैसे वेंडलाइज किया गया और कौन लोग हैं उनके खिलाफ आपने क्या एक्शन लिया। इसलिए ये न्यूज में आ चुका है। तो अफजल खान के बारे में जैसा कि मैंने बताया कि शिवाजी और अफजल खान के बीच में 1659 को एक बैटल हुई थी, बैटल ऑफ प्रतापगढ़, जिसमें अफजल खान शिवाजी को मारना चाहते, लेकिन शिवाजी ने चालाकी दिखा के अफजल खान को ही मार दिया। क्योंकि शिवाजी जो थे उनका कद काफी ज्यादा बढ़ रहा था और हमने देखा है कि उन्होंने मराठा एम्पायर का जो एक्सटेंड था वो नॉर्थ इंडिया तक ले गए थे और एक समय तो जो मुगल बादशाह था वो भी मराठाओं की सब्जुडिकेशन में था। तो लगभग 10,000 की कैवलरी लेकर ये गए थे और अल्टीमेटली हुआ ये कि अफजल खान मारा गया। 7 फुट ऊंचे आदमी को शिवाजी ने बागनक से मार दिया और वो दिन था 10 नवंबर का। तो इसी तरह हिस्ट्री से जुड़ी हुई जो भी न्यूज़ फ्लैश होती हैं उससे यूपीएससी क्वेश्चन पूछ लेता है। ये क्वेश्चन जलालुद्दीन खिलजी को लेकर 2022 में पूछा हुआ था कि जब मंगोल का इन्वेजन हुआ था तो उस समय कौन से राजा थे और उनके साथ उनका क्या रिलेशन था। तो ये इस तरह का एक क्वेश्चन यूपीएससी पहले भी पूछ चुका है। शिवाजी के बारे में बात करें, शिवाजी का जन्म जो था वो रायगढ़ में हुआ था 1627 में। और इन्होंने अ, बीजापुर डायनेस्टी के बहुत सारे किलों को जीता, बहुत सारे फोर्ट्स को जीता और अल्टीमेटली बीजापुर डायनेस्टी को इन्होंने एक तरह से रिप्लेस ही कर दिया। और औरंगजेब को दक्कन में लगभग अपने लाइफ के आखिरी 25 साल बिताने पड़े, क्योंकि उसका लिए सबसे बड़ा थ्रेट औरंगजेब को शिवाजी थे। ऐसा ही एक और क्वेश्चन है, ये आया है 2018 में। और इसमें जो कल्चरल स्टेटमेंट्स पूछा था कि भाई फतेहपुर सीकरी में जो खानखा बना है, बुलंद दरवाजा बना है, वो कैसे बना है। तो ये यूपीएससी का ट्रेंड रहता है कि जो भी हिस्ट्री की न्यूज़ फ्लैश होती है, किसी भी रूप से फ्लैश होती है, उससे जुड़े हुए कुछ स्टेटमेंट को पूछ लेता है। और शिवाजी ने फिर छत्रपति शिवाजी का टाइटल लिया था 1674 में रायगढ़ के किले में। और उसके बाद हमने देखा है कि उनके बेटे जो राजा राम थे, फिर उसके बाद हम बात करें तो संभाजी थे, फिर साहू जी आए, बाद में पेशवाई शुरू हो गई और पेशवाई में फिर बालाजी बाजीराव प्रथम, ये पूरा ट्रेंड चलता रहा। और 1818 में 1818 में एक सब्सिडी लाइन साइन करता है बाजीराव सेकंड, और फिर पेशवाशिप खत्म हो जाती है और जो पेशवा रहता है वो बैरिस्टर हो जाता है। इसके बारे में आप लोगों ने जो मेडाइवल हिस्ट्री उसमें पढ़ाई हो। अगली न्यूज़ है केम्पा गौड़ा स्टैचू को लेकर।
हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने 108 मीटर ऊंची ब्रॉन्ज की बनी हुई केम्पागोड़ा की स्टैंडिंग स्टैचू को अनवील किया, कहाँ पे, बेंगलुरु में। और ये दुनिया में किसी भी सिटी के फाउंडर की सबसे ऊंची एक स्टैचू, और इस स्टैचू को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया और इस स्टैचू को कहा गया स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी। तो केम्पागोड़ा जो है वो बेंगलुरु के फाउंडर माने जाते हैं। केम्पागोड़ा एक्चुअली में इनका नाम था नागा प्रभु हृदय केम्पागोड़ा, और ये विजयनगर एम्पायर के अंडर में ये काम करते थे, या ये कहेंगे विजयनगर एम्पायर के अंदर में एक सामंती चीफ्टेन थे। और उस समय जो विजयनगर एम्पायर के राजा थे अच्युत राय, उनसे परमिशन लेकर इन्होंने बेंगलुरु के चारों ओर एक बहुत ऊंची दीवार बनाई थी, एक तरह से उसको कवर किया था, और ये इन्होंने काम किया था 1537 में। बेंगलुरु का जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसका नाम भी आपको केम्पागोड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट मिलेगा। और केम्पागोड़ा एक चीज़ के लिए और फेमस है कि उस समय एक प्रैक्टिस चलती थी, एविल प्रैक्टिस चलती थी, इसका नाम था बंदी दीवारू। बंदी दीवारू में होता ये था कि जो अनमैरिड वुमेन है उनके बाएं हाथ की फिंगर्स में कट लगाया जाता था, जो काफ़ी पेनफुल भी था, और एक तरह का सोशल स्टिग्मा को लेकर कि ये जो लड़की है वो अनमैरिड है और इसकी अब शादी करनी है, तो इस प्रैक्टिस को इन्होंने बंद करवाया था कि इन्होंने केम्पागोड़ा ने। तो इनकी स्टैचू अनवील की गई है कहाँ पे, बेंगलुरु में, और उसको पीएम मोदी ने अनवील किया था, तो इसलिए ये न्यूज़ में था। अगली जो न्यूज़ है वो ज्योग्राफी की है। हमने हिस्ट्री की में जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ थे उनको देखा था। अगली न्यूज़ जो है वो ज्योग्राफी से मैंने उठाई है, क्योंकि पेपर 1 में हमने हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर और ज्योग्राफी को समअप किया हुआ है। ये जो न्यूज़ है ये महानदी कोल फील्ड्स और सुप्रीम कोर्ट का एक वर्डिक्ट आया है उसको लेकर। देखिए, महानदी जो है एक नदी है जो कि रायपुर से, छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले से निकलती है, और उसके बाद वो छत्तीसगढ़ में बहते हुए उड़ीसा में पूरा फ्लो करती है, उसके बाद वो बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। अब इस एरिया में कोल इंडिया लिमिटेड की एक सब्सिडरी कंपनी है, इसका नाम है महानदी कोल फील्ड्स, वो काम करती है। और वो वहाँ पे भी हम बात करेंगे उड़ीसा के जो गांव है, तुमुलिया, छुपारंगा, रतनसार और ट्रिपसारा, इन गांव के लोगों को वो डिस्प्लेस कर रहे थे, क्योंकि वो कोल माइनिंग करना चाहते थे। यहाँ के गांव के लोग सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंचे, उन्होंने कहा कि ये जो प्रोसेस हो रहा है हमको डिस्प्लेस करने का वो गलत है, और हमारा भी कुछ राइट्स है। और उनकी बात को सुनकर सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया, उस फैसले में पहली बार ऐसा हुआ है कि लैंड एक्विजिशन या जो बिल है, ये कहूँगा रिहेबिलिटेशन एंड रिसेटलमेंट एक्ट 2013 का है, जो ये कहता है कि जब भी सरकार किसी से लैंड लेगी तो उनको रिसेटल कराएगी, रिहेबिलिटेट कराएगी। इस एक्ट के आने के बाद पहली बार ऐसा हो रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट को कटघरे में खड़ा किया है, गवर्नमेंट को कटघरे में खड़ा किया और कहा है कि यू हैव टू पे दी प्रॉपर रिहेबिलिटेशन अमाउंट एंड एश्योर दी रेस्ट फैसिलिटीज। तो ये जो वर्डिक्ट आया है इसमें जो महानदी कोल फील्ड्स है उसको ये आदेश मिला सुप्रीम कोर्ट से कि आपको इन 4 गाँव के जो लोग हैं उनको रिहेबिलिटेट करना है, सबको जॉब देनी है, 2 लोगों को परिवार में जॉब देनी है, 25 लाख रुपए कंपनसेशन देना है, और अगर आप ये करेंगे तभी आप इनको यहाँ वहाँ से रिहेबिलिटेट करवा पाएंगे, रिसेटलमेंट करवा पाएंगे। अब बात करते हैं महानदी रिवर की। तो महानदी रिवर जो है, जैसे मैंने बात किया, छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले से निकलती है, लेकिन इसका जो मोस्टली जो फ्लो है, डिस्चार्ज है, वो उड़ीसा में देखने को मिलता है। और उड़ीसा में महानदी पे एक डैम बना है, उसका नाम है हीराकुंड डैम, और उसके बाद ये अंगुल कटक होते हुए यहाँ पे उड़ीसा का जो पारादीप है उसके बाद ये जाके बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। महानदी जो है ये ईस्ट फ्लोइंग बड़ी रिवर्स में से एक है, और ये उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में फ्लो करती है, और इसके जो कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं उनका नाम है सेवनाथ, जोंग, हसदेव, मांड, इब, ओंग, तेल, ये इसकी ट्रिब्यूटरीज है। अब कोल रिजर्व की बात करें तो ये जो एरिया है उड़ीसा का, झारखंड का और जो सदर्न वेस्ट बंगाल का, ये गोंडवाना जो लैंड है उसका एरिया है। और इधर हम आप देखेंगे कि लगभग 326 बिलियन टन का रिजर्व है भारत के पास, और कोल रिजर्व में भारत की स्टैंडिंग रिजर्व के मामले में 5th आती है। तो काफी ज्यादा कोल मेरे पास है, और यहाँ भी कोल माइनिंग हो रही थी। और यहाँ पे गोंडवाना कोल फील्ड्स जो है, मतलब गोंडवाना का जो एरिया है वहाँ पे लगभग 50 कोल फील्ड्स इंडिया के पास है, और इसमें 18 जो है वो टर्शरी कोल फील्ड्स, सॉरी कोल्ड कह रहा हूँ, कोल फील्ड्स। तो अब यहाँ पे जैसे हम बात करें कि तलचर कोल फील्ड्स उड़ीसा की फेमस है, तो यहाँ पे हाईली जियोलॉजिकल रिजर्व है 51.220 बिलियन टन। ये फैक्ट्स में हमको नहीं जाना है,
एक मैं यहाँ पे चार्ट कंक्लूड कर रहा हूँ आपके लिए। इसमें दिखा है कि सबसे ज़्यादा जो कोल का रिजर्व वो झारखंड के पास है, लगभग 26%। फिर उड़ीसा का नंबर आता है, फिर देन छत्तीसगढ़ का, देन वेस्ट बंगाल का, देन मध्य प्रदेश का। ये कोल रिजर्व इन बिलियन टन्स में। अब बात कर लेते हैं महानदी कोल फील्ड्स के बारे में। तो जैसा कि मैंने बताया कि महानदी कोल फील्ड्स जो है ये कोल इंडिया लिमिटेड की एक सब्सिडरी कंपनी, और कोल इंडिया लिमिटेड भारत की एक महानदी। तो ये 1992 से काम कर रही है और इसका हेडक्वार्टर उड़ीसा के संबलपुर में है, और इसको एक मिनी रत्न कंपनी का स्टेटस मिला हुआ है। यानी ये प्रॉफिटेबल कंपनी है, लगभग 500 करोड़ का प्रॉफिट ये जनरेट कर रही है। इसके साथ कुछ और जॉइंट वेंचर जैसे महानदी बेसिन पावर लिमिटेड, MJSC कोल लिमिटेड, इनका आपको नाम याद नहीं रखना है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात ये है, और इसी क्वेश्चन है 2021 में रिवर्स को लेकर क्वेश्चन आया हुआ था, ईस्टर्न घाट पर कौन कौन सी रिवर्स फ्लो करती है। इस न्यूज़ में जो आपको बात याद रखनी है कि भाई वो कौन से एरिया है जहाँ पे ऐसा सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया है, और उस वर्डिक्ट में क्या कहा गया है, और वो कौन सा एक्ट है। उस एक्ट का नाम है रिहैबिलिटेशन एंड रिसेटलमेंट एक्ट ऑफ 2013। तो ये कहता है कि अगर सरकार किसी से भी जमीन देती है, उनको रिहैबिलिटेट कराने की जो जिम्मेदारी वो सरकार की है, और उनको एक जो लीगल कंपनसेशन है वो भी सरकार को देना है, या सरकार की जो भी कंपनी उसको देना है। और अगर वो ऐसा नहीं करती है तो वो एक पनिशेबल ऑफेंस है। तो हमने इस न्यूज़ में महानदी रिवर का जो फ्लो है उसको जाना, उनकी ट्रिब्यूटरीज को जाना, और लगभग 851 किलोमीटर का जो ट्रैक है, जो रूट है महानदी का, वो है। और यहाँ पे हीराकुंड जो डैम है वो आपको उड़ीसा को देख मिलेगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। हमने हिस्ट्री की 2 न्यूज़ कवर की, एक शिवाजी से लेकर रिलेटेड थी, एक केम्पागौड़ा को लेकर थी, और हमने ज्योग्राफी में देखा कि महानदी जो कोल फील्ड्स है उसका क्या सुप्रीम कोर्ट का क्या वर्डिक्ट है, और अल्टीमेटली वो एरिया कहाँ पे है, रिवर कहाँ फ्लो करती है, और महानदी जो कोल फील्ड्स है वो कहाँ पे काम कर रही है, और कोल का रिजर्व इंडिया में कितना है, और कौन कौन से जो स्टेट्स हैं उनका क्या सीक्वेंस है अकॉर्डिंग टू देयर कोल रिजर्व।